बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कि कायनात में यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, कम से करती है या ज्यादा से करती है, उसको आगे मजीद हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको रिसीव हो सके। सो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको डिफाइन हम पहले ही कर चुके हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो बॉडीज होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी विद द फोर्स। अब वो फोर्स कितनी होगी या कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं इस टॉपिक में आगे हम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिस फोर्स से ये दो बॉडीज आप लेट कर लें, ये आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, सेकंड वाली का मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे को विद द सेम फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और इन दोनों की जो फोर्सेस हैं वो एक सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और ये दोनों जो है वो डिस्टेंस d के ऊपर पड़े हुए हैं। सो ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के। वो जो फोर्स है हमारे पास वो इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एंड इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है d उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया कि फोर्स जो है वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, देखें जरा, F इज प्रोपोर्शन टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अगर यहां पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यहां पे मैं वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाता हूं g। तो ये मेरे पास F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर, या कभी कभार आप डिस्टेंस को r भी लिखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको d लेते हो या r लेते हो। अब यहां पे ये जो g मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसका जो ये जो g है हमारे पास कैपिटल G, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इसको कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू इसकी हमारे पास होती है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको अगर हम रिलेट करें, अगर आप देखें तो ये m1 है, ये m2 है। जो m1 है वो m2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। अगर आप इसको कहें कि ये एक्शन है, ये जो रेड वाली फोर्स है इसको आप कह लें कि ये एक्शन है, और जो m2 उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को मैंने ब्लू एरो से डिनोट किया हुआ है, इसको अगर आप कह लें रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ मिलता जुलता है या उसको होल्ड करता है। तो देखें जरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि जहां पे भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे
उसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। अगर आप इसमें देखें तो ये दोनों फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिजेम्बलेंस रखता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। यहीं से आगे हम एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं जी, ग्रेविटेशनल फील्ड को। यहीं से इससे मिलता जुलता टॉपिक है, छोटा सा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास वो रीजन होता है जमीन के गिर्द जहां पे कोई दूसरी बॉडी जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर सके। अगर आप देखें ये हमारे पास अर्थ है तो इसका फील्ड फिर क्या होगा कि अब चूंकि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से बाकी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो जहां तक जिस रीजन तक ये अर्थ जो है वो बॉडीज को अपनी तरफ खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, उस रीजन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे मैं इसकी हेडिंग भी दे देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फर्ज कर लें कि ये जो मैं रेड सर्कल बना रहा हूं, डॉटेड सर्कल, कि ये इसका फील्ड है। अब कोई बॉडी जितनी देर तक इस रीजन के अंदर, ये वाला जो रीजन है रेड और ब्लैक लाइन के दरमियान वाला ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर जब तक कोई बॉडी होगी वो अर्थ की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगी। जैसे ही वो इस रीजन से बाहर निकल जाएगी, फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाती है जो बाहर वाला रीजन है, तो वो अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फील या तो करेगी ही नहीं, या आप कह सकते हैं बहुत कम फील करेगी। तो इसको वो रीजन, जमीन के गिर्द वो रीजन जहां तक जमीन किसी बॉडी को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच सकती है, उसको हम बोलेंगे, उस रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि अगर आप फोर्स जो जमीन लगा रही है उसको पर यूनिट मास ले लो तो आपके पास स्ट्रेंथ होगी उस ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो यहां तक जी। इसके बाद ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है हमारे पास जमीन की सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैस यहां पे पड़ा हुआ है तो यहां पे इस मैस को अगर अर्थ कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो राउंड अबाउट 10, वो हमारे पास आएगी 10 न्यूटन पर किलोग्राम आएगी, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का यूनिट किलोग्राम, तो जमीन की सरफेस के ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम आएगी। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।